Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about meaning and definition of contract. And as you know, contract means an agreement between the two or more parties which creates legal obligations and rights is called contract. And basically there are two elements in a contract. The first one is the agreement between the parties, and the second is the agreement must be enforceable by law. Then we have discussed the essential elements of a valid contract, and you know we have discussed 2 points: to have two or more parties, the second is an agreement. Now we are discussing about the third element of contract, which name is intention to create legal relationship. Intention to create legal relationship. Is it clear? So the intention of both parties must be to establish a mutual legal relationship. We make many such agreements in daily activities such as playing together, going to picnic, going to club, going to wedding or birthday, going to a function, eating together, walking around. Such instances create family, political and social obligations, but never creates legal obligation. Is it clear? क्लियर है कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं कि हम जो डेली रूटीन वर्क करते हैं, जो भी रूटीन वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से वहाँ घूमना फिरना, फैमिली के साथ लंच डिनर करना, ठीक है, स्कूल में पढ़ने जाना, पिकनिक पर जाना, घूमने जाना, शादी अटेंड करना जाना, तो ये सब हमारे कुछ लाइक वोट देने जाना, वोटिंग करना, ये सब हमारे कुछ रिलेशंस जो कि फैमिली, पॉलिटिकल और सोशल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं, बट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान किया, तो ये आपका सोशल ऑब्लिगेशन हो सकता है, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. दैट मीन्स अगर आप डिनाई कर देते हैं कल को, तो वो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में चले जाएंगे. ये पॉइंट ये कहना चाहता है, ये एलिमेंट ये कहना चाहता है कि केवल लीगल ऑब्लिगेशन के इंटेंशन वाले ही एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे. इज इट क्लियर? सच इंस्टेंस क्रिएट हो गया ये, बट देयर एम इज नॉट टू एस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ लीगल रिलेशनशिप. कि आपके फ्रेंड ने ऑफर किया आपको पिकनिक जाने के लिए, उसका इंटेंशन नहीं है कि वो आपके साथ लीगल रिलेशनशिप बनाए. फॉर दिस रीजन सच एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए इन एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं. For the valid contract, both the party must be certain that they owe some legal rights to each other. If either party doesn't complete the contract, if it will be completed by the court, कि दोनों पार्टी का है जो लीगल इंटेंशन होना चाहिए, और कुछ लीगल राइट्स मिलने चाहिए कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करे तो वो कोर्ट में जाए अपने राइट्स के लेकर, ताकि वो काम पूरा कर सके. एग्जाम्पल: Ram invites his friend Shyam for dinner on birthday party of his daughter Apurva. कि राम ने अपने फ्रेंड श्याम को डिनर और बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए. श्याम एक्सेप्टेड द इनविटेशन, श्याम ने इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, बट ऑन दैट डे एंड टाइम श्याम डिडंट रीच फॉर डिनर फॉर सम रीज़न. श्याम डिनर पर नहीं आ पाया किसी रीज़न से. On which Ram presented a dispute in the court on Shyam for the price of the food item unconsumed, which was cancelled by the court because the agreement was not done with the intention of establishing legal relation. अब हुआ ये कि जब वो नहीं पहुंचा होटल में या जहाँ पर भी बर्थडे पार्टी रखी गई थी, तो राम कोर्ट में चला गया. ये कहा उसने कि सर ये नहीं आए, उसकी वजह से जो फूड अनकंज्यूम्ड रहा उसकी प्राइस मुझे पे करनी पड़ी, तो ये मुझे वापस दिलवाई जाए. लेकिन कोर्ट ने ये कहकर एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया कि यहाँ जो पार्टी ने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया या आपने जो इनविटेशन दिया था उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप का नहीं था. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी.
कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इन पार्टीज हम बात करें, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि जो दोनों पार्टी है ऑफरर एंड ऑफरी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स एन एडल्ट पर्सन विच मीन्स above the age of 18 years, person of sound mind, that means you have decision making ability and not disqualified by any law। अगर ये कंडीशन पूरी करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इज कंसेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेंट। तो इसमें आता है हमारे पास कि कंसेंट में है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द पार्टीज टू म्यूचुअली एग्री, कि पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो म्यूचुअली एग्री हो। ठीक है, और दैट मीन्स ऑल पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग एंड द सेम टाइम, और इसलिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टी एक कॉमन पॉइंट पर एग्री करें। Is it clear? Next is free consent of the parties। अगर हम बात करें फ्री कंसेंट की, it is compulsory for the parties to have the consent to be free। If physical and mental presence are allowed for contract with deception, delusion or mistake, then it is not considered to be a free consent। ना कि आप दोनों किसी चीज़ पर एग्री हुए, that is consent, but we should know, we want to know that this consent is free or not। that means कि by fraud, by mistake, by misrepresentation तो नहीं ली गई है, by coercion तो नहीं ली गई है। this means the consent should not be obtained on the basis of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। fraud तो आप लोग जानते हैं, झूठ बोलना, misrepresentation भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब अपनी पावर को मिसयूज़ करके आपने किसी को कंसेंट ली, इन कोर्सन का मतलब धमकी देना। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कि जब आपको बदले में कुछ मिले, समथिंग इन रिटर्न, दैट मीन्स कि बोथ द पार्टी शुड गेन समथिंग, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, एंड द कंसिडरेशन हैव टू बी लीगल। लॉफुल कंसिडरेशन टू लीगल कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स कंपल्शन है। द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज यूजुअली कंसिडर्ड एज वॉइड, और जो एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के होंगे उन्हें यूजुअली वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। कंसिडरेशन इन अदर वर्ड्स मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, कि अगर आप मुझे कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं तो मैं भी आपको कुछ अवेलेबल करवाऊंगा। समथिंग फॉर समथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन। द नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल, कि जो कॉन्ट्रैक्ट का हमारा ऑब्जेक्ट है, हम जिस मोटिव से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस मोटिव से दोनों पार्टीज आ रही है, दैट हैव टू बी लीगल और लॉफुल। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज इलीगल। अब सीधी सी बात, जो एक्ट में मना किया गया है कहाँ, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डराना धमकाना, ठीक है, तो जो चीज़ें बियॉन्ड द एक्ट है, किसी एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, दैट आर इलीगल। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इज फ्रॉडुलेंट, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, की कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी एक्ट के बियॉन्ड है, फ्रॉडुलेंट है, इमोरल है, जो सोसाइटी के फेवर में नहीं है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लॉफुल इलीगल ऑब्जेक्टिव या इलीगल एक्टिविटीज। सो इन दिस केस लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ये ज़रूरी कंपल्सरी। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंपल्सरी, कि कॉन्ट्रैक्ट जिसका टर्म्स एंड कंडीशन पर होगा, दैट हैव टू बी सर्टेन। देयरफॉर द कंडीशंस एग्रीमेंट विच आर मीनिंग, वैल्यू, क्वांटिटी, टाइम ऑफ डिलीवरी,
लोकेशन, एग्जीक्यूशन मेथड, नेचर ऑफ द गुड्स मस्ट बी सर्टेन। ये सब चीज़ें सर्टेन होनी चाहिए। रीज़न क्यों होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, a person promises to sell the house to another person of rupees 20 lakh, but he didn't mention or he do not mention the date on which he sell the goods. So we cannot say it is a contract reason. There is no certainty, there is no certain period of time on which the goods will be sold. Is it clear? Quantity, value, price, everything should be, every terms and condition have to be mentioned in the agreement. Otherwise, due to uncertainty of condition, you cannot convert the agreement into the contract. Next is possibility of performance. If it is impossible to perform any kind of performance, then this agreement becomes void. Some agreements such that execution is impossible from beginning. Other are those that are possible to execute while doing it, but later become it's impossible to execute. Some situations such as destruction of subject matter due to war, due to foreign enemies, due to rule of law. कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट आप स्टार्टिंग से नहीं कर सकते या जिनकी पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने कहा कि मैं आपको मून पर लैंड सेल कर दूँगा। फिलहाल तो सीधी सी बात है, वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप सेल कैसे कर सकते हो? दैट मीन्स आप अपनी परफॉर्मेंस को पॉसिबल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ये तो था बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट चालू नहीं है उससे पहले ही पता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। सेकेंड, आपका जो घर सेल करने का प्रॉमिस था, जिस कंडीशन में सेल करेंगे, वहाँ अर्थक्वेक के बाद वो उस कंडीशन में नहीं है, तो सीधी सी बात है अब भी आप अपने परफॉर्मेंस को नहीं कर सकते। आपने जिस फॉरेन कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट किया था, सीधी सी बात है कि वो फॉरेन कंट्री से अगर हमारे जैसे चाइना से बहुत कुछ बैन किया जा चुका है, तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था तो वो भी क्या हो जाएगा? वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि पहले से या बाद में जाकर वॉइड होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है तो ही कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से वॉइड डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि बिना कंसिडरेशन के, माइनर के साथ, ठीक है। तो ऐसों को हम क्या करते हैं, या किसी को बिजनेस करने से मना करने के लिए कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आप आने वाले 5 साल तक ट्रेड या बिजनेस नहीं करेंगे। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें मना किया गया है कि साफ कि इस तरह के अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसके थ्रू हम कोर्ट में नहीं जा सकते। एंड द लास्ट इज कंप्लीशन ऑफ लीगल। देखो फिर से पढ़ते हैं। सम एग्रीमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वॉइड डिक्लेयर किया गया। इफ एन एग्रीमेंट इज फ्रॉम दोज एग्रीमेंट दैट इट कैन एवर बी कॉन्ट्रैक्ट, और इन एग्रीमेंट को मना किया गया है कि ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विथ माइनर, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। समझ में आ रहा है आपको? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। नाउ द नेक्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। Contract Act doesn't require a contract in writing for being a valid. An oral agreement is as good as written one. In certain cases, only when it is mandatory by act or law, the contract must be written, certified or registered by the witnesses. एक सीधी सी बात कह रहे हैं कि एग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, दोनों की वैलिडिटी इक्वल है। दोनों में अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो दोनों की वैलिडिटी इक्वल ही मानी जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में जहां एक्ट में रजिस्ट्रेशन कम या रिटर्न का होना कंपलसरी किया है, वहां पर रिटर्न करवाना कंपलसरी होगा। फॉर एग्जांपल, लैंड की जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, घर की जो सेल वगैरह होती है, उसके रिटर्न पेपर तैयार करवाने पड़ते हैं, तो उसी के लिए इन्होंने कहा। इज इट क्लियर? So student, we have completed the essential elements of a valid
contact. Still, if you have got any doubt related to these topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.